हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे ये रिफ्रैक्शन क्या होता है. व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द लाइट बेंड्स. एक मीडियम से अगर दूसरा मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो लाइट क्या हो जाता है, बेंड करता है. इट इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी. ये कौन सा डेंसिटी होगा, इट इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी. बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, एक मीडियम से जब दूसरा मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो क्या होता है, उसका स्पीड चेंज होता है. इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium to another medium light bends due to optical density. Light bends because of optical density of the two medium. This phenomenon is called refraction of light. It's called refraction of light. Suppose, let us say this is one medium. Suppose this is medium 1 and this is another medium. Light is coming in this way. It is incident at a particular angle. Suppose say this is the normal, so this will be the angle of incidence. Now light is traveling from medium 1 to medium 2. Now what will happen after it reaches this point? Okay, what will happen? This light, the speed of this light will change because the density of this medium is different. Suppose say this is water and this is air. So both the mediums have different optical densities, and because of this difference in densities, optical densities, the speed of the light will be different in these two mediums. So it will move in this way. So this will be angle of refraction. We are going to see now now the speed of the light here will be different to the speed of light here. Now how to measure the speed of light? Okay, how to measure the speed of light? To measure the speed of light, we have one quantity that is known as your refractive index. Now what is refractive index? Now whenever light travels from one medium to another medium, light bends. Light is bending in this way. पहले इसको जाना था कैसे, ऐसे स्ट्रेट. अगर मीडियम नहीं होता तो इसको स्ट्रेट चला जाता, लेकिन ये बेंड हो गया. क्यों बेंड हो गया, क्योंकि एक मीडियम का डेंसिटी अलग है, इसका अलग है. नाउ ये जो बेंड हो गया तो इसमें स्पीड भी अलग होगा. स्पीड कितना आ जाएगा अभी इस मीडियम में, हवा में हम लोग को तो पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, c विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे कितना होगा, वेलोसिटी. सो इसको नापने के लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम divided by speed of light in medium. Speed of light in medium. Speed of light in air or vacuum divided by speed of light in medium. Now this n can be written as, this is c, this is v. हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. किसी व्यू में n की जगह क्या लिखा रहता है, म्यू लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए. ओके, इन योर NCERT बुक इट इज रिटन एज n. Now, okay, समझ में आ गया. Suppose, okay, now let us say what is laws of refraction. There are some laws of refraction. जैसे laws of reflection है, ऐसे laws of refraction है. First law क्या है, the incident ray, that is suppose AV, and this is the normal, and B, n dash, and this is C. The incident ray क्या है, ये AB. द रिफ्रैक्टेड रे
the refracted ray, that is BC, and the normal that is NB and dash at the point of incidence, all lie on the सेम प्लेन. सभी कहाँ लाई कर रहा है? सेम प्लेन में लाई कर रहा है. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल सब किस चीज में लाई कर रहेगी? प्लेन में लाई कर रहा है. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ जो है, दैट सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज योर स्नेल्स लॉ. सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज योर स्नेल्स लॉ. ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. यहाँ पे अगर साइन थीटा लगा देते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, इसका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है हमेशा. और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट. और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट इज एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. नाउ यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ आ रहा था? 1 से 2. तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे 1 से 2. इसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. और इसको एनसीईआरटी बुक में कैसे लिखा गया है? n to 1 is equal to sin I by sin R. इसको पढ़ते कैसे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. एनसीईआरटी में कैसे लिखा गया है? n to 1. तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम. मतलब क्या है इसका? लाइट कौन बेंड कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट आ रहा था ऐसे, लाइट को किसने बेंड किया? सेकेंड मीडियम ने बेंड किया. तो इसलिए लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम. ओके, with respect to first medium is written as sin I by sin R. This can be written in this way. इसका मीनिंग ही क्या होता है? ये होता है. both things are same. You can use any symbols. Okay, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज किया जाता है. So this is the second law of refraction, which is also known as your Snell's law. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Okay, next we are going to see is your reversibility of light. Okay, note it down. Let us come to the next topic, reversibility of light. Reversibility of light. नाउ लाइट जिस पार्ट से आता है उसी के अगर परपेंडिकुलरली हम लोग एक क्या मिरर रख देते हैं तो लाइट उसी पार्ट से वापस चला जाएगा. तो उसी को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ठीक है, देखते हैं अभी क्या बोल रहा हूं मैं. इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. लेट अस सी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. सपोज ये एक मीडियम है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम आ रहा है लाइट. दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. दिस इज रेयर मीडियम. रेयर मतलब ऑप्टिकली रेयर एंड दिस इज डेंसर मीडियम. denser medium and this is angle of incidence I. Now whenever light travels from rarer medium to denser medium, the refracted ray always moves towards the normal. जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है रिफ्रैक्टेड रे मूव करता है किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ. जब डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नाउ ये स्ट्रेट आ रहा था ऐसे. ओके, स्ट्रेट तो नहीं हुआ है, थोड़ा स्ट्रेट बना देते हैं इसको. Let us say this is angle of incidence I, this is the normal N, this is O and dash. Now it is traveling in this way. ये रिफ्रैक्शन एंगल है और यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया. एक परपेंडिकुलरली मिरर को रखना है.
ये एंगल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जिस पार्ट से लाइट आया था उसी पार्ट से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ओके, जिस पार्ट से लाइट आया उसी पार्ट से लाइट वापस चला जाएगा। दिस इज नोन एज योर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नाउ सी इस केस में क्या हो रहा है, नाउ जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा था, व्हेन light is coming from medium 1 to medium 2। तो पहले क्या हो रहा है, लाइट पहला वाला मीडियम से यह वाला मीडियम से आ रहा था और इसमें एंटर किया। वहां पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या आ जाएगा स्नेल्स लॉ, सो साइन आई, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, साइन आई, ओके, साइन आई इनटू, ओके, इनटू क्या करते हैं, इसका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं हम लोग n1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं सपोज n2। दिस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लिखा, इसके लिए क्या लिखा है, n2 लिख दिया है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एयर के लिए n1, n2 किसके लिए है, दिस इज फॉर योर, ओके, एयर है सपोज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज एयर एंड दिस इज सपोज वाटर। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एयर, और ये क्या लिखूंगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, नाउ क्या आ जाएगा इसमें, साइन आई बाय साइन आर, अभी लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फ्रॉम दैट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव सीन दिस फॉर्मूला, साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, सो मीडियम 1 इज व्हाट, एयर, and medium 2 is your glass. Okay, this is not glass, this is water we are considering. Let us say this is W, let us say this is equation number 1. Okay, you can also use symbol 1 and 2, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ग्लास दिया है तो 1 and 2 कर देते हैं, समझ में तो आ रहा है, 1 and 2 कर देते हैं। मीनिंग क्या है, 1 क्या है, 1 इज नथिंग बट योर एयर के लिए 1 यूज किया गया है, वाटर के लिए क्या यूज किया है हम लोगों ने, 2 यूज किया। ओके, नाउ ये पहला इक्वेशन मिला। ना जैसे मिरर रख देंगे ऐसे तो लाइट यहाँ से इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। जैसे लाइट यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा, आर आ जाएगा। सो व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1 टू मीडियम 1, देन तो उस केस में क्या आ जाएगा, साइन आर बाय साइन आई आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मीडियम के लिए क्या है, आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आई है, तो कितना आ जाएगा, एन 2 से 1। लेट अस से कहाँ से जा रहा था, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है तो 2 से 1 जा रहा है। सो ओके, तो दिस इज, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा। सो लेट अस सी, दिस बिकम्स साइन आई बाय साइन आर इनटू साइन आर अपॉन साइन आई, एंड दिस इज n1 2 into n2 1. This I gets cancel out, so you will get this equal to 1 is equal to n1 2 into n2 1. So हम लोग क्या बोल सकते हैं, n 1 से 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 के नीचे आ जाएगा n to 1. That means refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to medium 2. इसी चीज को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. आ रहा है, क्लियर है क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला याद रखना है. वी कैन राइट दैट इज n12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय n21. इसका मीनिंग ये है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके ओके, नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट विल हैपन when refraction takes place through a glass slab. एक ग्लास स्लैब के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है, let us see now. Refraction through a glass slab.
refraction through a glass slab. Now let us say this is a glass slab and okay, एक ग्लास स्लैब है ये. This is the normal. Suppose ray of light is coming in this way. So this is the angle of incidence, say I1. Now after refraction it will move towards the normal. तो towards the normal चला गया ये, या bending हो गया ये. And let us say this is R, this is N, this point is suppose O. इसको थोड़ा सा extend कर देते हैं. This is normal. Okay, ये normal. ना यहाँ पे भी एक normal draw करना पड़ेगा. This is another normal. Normal को dotted line से दिखा देते हैं. Let us say this is as dotted line, normal. Okay. तो ये क्या आ जाएगा R1. तो इसके लिए क्या आ जाएगा ये I2. Okay. Now this is denser medium and this is rarer medium. जब भी rarer से denser आता है, it moves towards the normal. Whenever light travels from denser to rarer, what happens? It moves away from the normal. तो ये away जाएगा normal के, दूर चला जाएगा. So this is say R2. ऐसा आ जाएगा. Now light को जाना था कैसे? Now you can see light should have traveled in this way. Light को आना था इस तरफ. Light चला गया कैसे? ऐसे. इसको बोलते हैं emergent ray. इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. इसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे. नाउ लाइट को जैसे जाना था उसी को एक डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देते हैं. सो लाइट को जाना था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन लाइट चला गया ऐसे. दोनों पैरेलल है, यू कैन सी. सो ये रे जो होगा, जो रे जाना जिस तरफ जाना था उसका हमेशा पैरेलल होता है. और ये जो लैंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. दिस इज नोन एज योर लैटरल शिफ्ट. इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. शिफ्टिंग कितना हो गया? रे को आना था ऐसे और वापस इस तरफ जा रहा है वो. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैटरल शिफ्ट. एंड लेट अस से दिस द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज T. इस ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो कितना है? T है. Okay. Let us say this is the normal. Let us name this point. This is O. Okay. Suppose this is point is P. This point is Q and this point is R. Okay. ना यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? Let us say ये lateral shift कितना होगा? ये shifting कितना हो गया? Lateral shift. So इसी को find out करते हैं हम लोग. Okay. Let us find it out. क्या होता है lateral shift in this case? So we are going to apply the Snell's law. Snell's law apply करेंगे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल. पहला, जब रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा था तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड फिर से ये क्या आ जाएगा? मीडियम, फिर से ये 1 आ जाएगा. राइट. मीडियम 1, मीडियम 2, फिर से ये क्या है? मीडियम 1 है. तो पहला मीडियम 1 से जब 2 आ रहा था उस केस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दे हैं. अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, Snell's law at, suppose this is A, at O, O में लगा देते हैं, at O. तो क्या आ जाएगा Snell's law लगाने से? जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I1. तो क्या लिखेंगे? साइन I1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का N1. ओके, वी कैन राइट इट इन दिस वे. नेक्स्ट, मीडियम सेकंड में कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? R, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2. सो वी कैन राइट दिस, दैट इज N1. इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I1. और इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N1 है. और इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? R2. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? R1. ओके, दिस इज R1. इसको हम लोगों ने इसको ऐसे लिख सकते हैं.
ना यहाँ से हम लोग को पता है साइन आई बाई साइन आर करते हैं, साइन आई वन बाय साइन आर वन। आई को यहाँ रखा तो ये क्या आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर वन, इट बिकम्स एन टू बाय एन वन। एन टू बाय एन वन का मीनिंग क्या होता है, ओके इसको लिख देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अप्लाइंग Snell's law, applying Snell's law at P, P में लगा देते हैं, at P, P में लगाते हैं। P में इस मीडियम क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 2, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I2, तो क्या लिखेंगे साइन ऑफ I2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम दैट इज N2 इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस इज R2 दिया हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा फिर से N1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। सो लेट अस ब्रिंग इट हियर एज साइन, ओके साइन I2 बाय साइन R2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, ये आ जाएगा। लेट अस से दिस इज सेकंड इक्वेशन, ओके। ना हम लोग को मेन इंटेंशन क्या है, इसके लिए इक्वेशन ये लिख सकते हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ पे जो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड दिस इज लैटरल शिफ्ट, लेट अस से दिस इक्वल टू डी, ये लेंथ कितना हो जाएगा। नाउ यू कैन सी वन थिंग, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, अभी रे ऑफ लाइट को जाना था ऐसे, घूम गया ऐसे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इसको जाना था कैसे, इस रे को जाना था ऐसे और घूम गया ऐसे, तो डेविएट कितना हो गया, ये डेल्टा एंगल डेविएट हो गया ना। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा या साइन डेल्टा बोल देते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ये डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, यहाँ पे डेल्टा है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या चाहिए मेनली, ओके लेट अस डू वन थिंग, दिस पॉइंट इज P, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लेंथ होगा यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही लेंथ आ जाएगा, बोथ आर सेम। यहाँ पे लाइन इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने से भी क्या आ जाएगा, उतना ही लेंथ होगा वो। सपोज दिस इज L, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं L। ये कितना आ गया एंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ओके। सो व्हाट वी नो, दिस इज डेल्टा, तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फिगर यू कैन सी डेल्टा इक्वल टू दिस, डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल कितना है, दिस होल एंगल इज I1, सो दिस होल एंगल वर्टिकली ऑपोजिट वो भी कितना आ जाएगा I1। फ्रॉम द फिगर यू कैन सी ये पूरा कितना है I1 है, क्यों, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, यू कैन सी ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। सो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो व्हाट वी कैन राइट, I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा। सो यहाँ से डेल्टा कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R, इसको हम लोग रख देते हैं। अभी ये डेल्टा का वैल्यू है, ये एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू है ना। हम लोग को निकालना क्या है, PL, PL किसके बराबर है, D के बराबर है ना। हम लोग को PL चाहिए, what we want to find is PL, so we don't know, let us put it as PL in here. What do we know, let us say OP, OP, so from this triangle OPL, from triangle OPL, OPL ट्रायंगल में PL डिवाइडेड बाय OP क्या हो रहा है, दिस इज PL, दिस इज PL मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ओके ओके, एंड दिस इज OP, OP क्या है, एंगल टच कर रहा है, ये डेल्टा एंगल टच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय, अच्छा परपेंडिकुलर पे बेस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अब 90 डिग्री ऑपोजिट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। सो V बाय H, सो इट इज साइन थीटा। सो PL को कैसे लिख सकते हैं, सो PL कैन बी रिटन एज OP इक्वल टू साइन डेल्टा। सो PL इज इक्वल टू OP साइन डेल्टा। सो PL इक्वल टू क्या आ गया, OP साइन डेल्टा।
इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है वैल्यू। ओके, नेक्स्ट दिस इज PL इक्वल टू OP साइन डेल्टा। दिस इज OP। ना अगेन ये वाला ट्राइंगल देखते हैं ORP। इन ट्राइंगल ORP, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं ORP। इसमें हम लोग को क्या चाहिए निकालना, वो वाला OP भी आ रहा है यहाँ पे, OP को लिख देते हैं। दिस इज OP डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं OR क्या हो जाएगा, थिकनेस। OR इज द थिकनेस, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज एंगल R1 है, तो क्या आ जाएगा ये OP इज योर हाइपोटेनस एंड OR क्या है, OR इज योर बेस। सो दिस बिकम्स सेक, ये एंगल कितना है R1 है। सो OP इक्वल टू कितना, ये बेस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस है। सो OP इक्वल टू कितना आ जाएगा OR सेक R1। OR क्या है, यू कैन सी OR वो क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं T। सेक थीटा या सेक R की जगह क्या लिख सकते हैं cos R1। सो दिस बिकम्स OP। सो OP का वैल्यू कितना मिला, इतना। इसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ लिख देते हैं PL, देयरफॉर PL या इक्वेशन 1 इंप्लाई कर देते हैं। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। PL इक्वल टू OP की जगह क्या लिख सकते हैं नाउ, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय cos R1 एंड ये क्या है साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R। डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं I1 माइनस R, और इस PL इज नथिंग बट दिस इज D, जिसको हम लोगों ने D लिखा है। सो दिस D कैन बी रिटन एज 3 डिवाइडेड बाय cos R1 साइन I1 माइनस डेल्टा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला मिल गया, किसका, लैटरल शिफ्ट का। सो लैटरल शिफ्ट इन ए प्लेन ग्लास स्लैब, इन ए ग्लास स्लैब इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। लैटरल शिफ्ट कितना होता है, D इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय cos R होल्डिंग इनटू साइन, होल्डिंग इनटू I1 माइनस डेल्टा। ओके, सो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, इस पोजीशन में कैसे स्नेल्स लॉ लगाना है, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा। इस पोजीशन में स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या लिखा, एंगल ऑफ डेविएशन निकाला। एंगल ऑफ डेविएशन इतना आ रहा है, लैटरल शिफ्ट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ओके ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ देखेंगे हम लोग। क्लियर है यहां तक? ओके, व्हाट इज apparent depth and real depth we are going to see now. अभी सब बंद किए क्या? Apparent depth and real depth. Now let us see the diagram. और उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। Suppose this is the surface. Okay, कोई भी चीज़ क्या हो रहा है, सपोज एक अंडरग्राउंड में है, ये ग्राउंड के अंदर है, सपोज ये पानी के अंदर है, सपोज कि एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ कहाँ आता है, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ कहाँ आ जाएगा, ओनली इट विल हैपन इन केस ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर में क्या दिखाई देता है हम लोग को, स्विमिंग पूल का बेड भी क्या दिखाई देता है, जो ओरिजिनली नीचे होता है उसको हम लोग जब ऊपर से देखते हैं क्या देखते हैं कि बेड ऊपर दिखा रहा है। दैट डेप्थ जो एक्चुअली है नहीं, लेकिन हम लोग को लगता है, दैट इज नोन एज योर एपरेंट डेप्थ। और एक्चुअल जो डेप्थ होता है उसको क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, अभी एक रे डायग्राम देखते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस से सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, छोटा सा
नाउ सी रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं. लेट अस सी एपरेंट डेप्थ किसको बोलेंगे. एपरेंट डेप्थ मींस द डेप्थ दैट अपीयर्स टू अस. ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल का बेड हो गया, जनरली वो क्या लगता है नीचे है, जैसे हम लोग देखते हैं वो ऊपर आ जाता है, एपरेंट हो जाता है, वो एक्चुअली वो ऊपर नहीं है, हम लोग को लगता है कि ऊपर है. नाउ लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है ये, लेट अस से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, वो पानी के अंदर है ये. सो दिस इज अंडर वाटर एंड दिस इज द सरफेस. ओके, वाटर का सरफेस है ये. सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द वाटर और ये बेड में ये ऑब्जेक्ट है ये, दिस इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ से एक रे निकला ऐसा स्ट्रेट गया परपेंडिकुलरली इन दिस डायरेक्शन. लाइट आके यहाँ से यहाँ गिर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. और ये रियल डेप्थ है. एक्चुअल डेप्थ क्या है ये, दिस इज नोन एज योर रियल डेप्थ. रियल डेप्थ को किससे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट किया. नाउ यहाँ से और एक रे निकला ऐसा और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक नॉर्मल. सो दिस इज द नॉर्मल. सपोज दिस इज द नॉर्मल. नाउ जैसे ही ये रे गया इधर, ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रेक्ट हो जाएगा. ये मीडियम दूसरा है, ये क्या है, रेयरर मीडियम है ये. And this is denser medium. Whenever light travels from rarer medium to denser medium, the reflected ray moves away from the normal. Now ये अगर I आ जाएगा, ये इस एंगल को क्या बोलेंगे, refracted ray R. Now यहाँ पे सपोज ऑब्जर्वर है, इसमें आंख लगा देते हैं एक. Here is the observer. तो इसको क्या दिखाई देगा, इमेज कहाँ दिखाई देगा, उसका इमेज क्या दिखाई देगा, ये रे तो बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है. So you have to produce this rays and they will meet at a point and at that particular point we will get the image. So इसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, पीछे की तरफ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोगों को इमेज मिलेगा. So this is the image that we will get. So this is the image I. Okay. Now let us name this point. Suppose this is A, this point is B, this is तो O, I आ गया, ये C और ये suppose this is D. Now from the figure what you can see, that is BD is parallel to AO. BD और AO क्या है, पैरेलल है. अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. क्यों इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेट एंगल एंड ये पैरेलल लाइन का ये क्या आ जाएगा, ट्रांसवर्सल. ओके, क्लियर है यहाँ तक. नाउ ये जो एंगल है R, दिस एंगल विल बी इक्वल टू पूरा होल एंगल, ये पूरा एंगल के बराबर हो जाएगा. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. फिर से ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से यहाँ, ये क्या है, ट्रांसवर्सल के जैसे काम कर रहा है. ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है. तो ये जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था ये R पूरा इस R के बराबर है. ये ज्यादा बड़ा ड्रॉ कर दिया, यहाँ दिखा देता हूँ. सो दिस इज होल R, ये पूरा R है. ये छोटा वाला क्या है, स्मॉल I है, पूरा क्या है R. नाउ दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा. नाउ फ्रॉम द फिगर यू कैन सी. ओके, now what we know, for a very small angle, for very small angle, what we can say, sin theta किसके बराबर होता है, sin theta is nearly equal to theta and tan theta also is equal to nearly equal to theta. sin theta theta के बराबर होता है, tan theta भी theta के बराबर होता है. so what we can say, sin theta is equal to tan theta बोल सकते हैं कब, when theta is very small. now हम लोग निकालते हैं now tan of I, क्योंकि sin I by sin R क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. तो tan I by tan R निकालेंगे भी तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा. so tan I कितना आ जाएगा, फ्रॉम दिस फिगर tan I. now tan I जो हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल देखते हैं AOB. ओके, पहले लिखता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AOB. इस ट्राइंगल में tan थीटा दैट इज tan I क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय
बेस परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है. व्हाट इज द बेस, दैट इज ए ओ. एंगल टच कर रहा है, जिसमें टच करेगा वो बेस हो जाएगा, दैट इज ए ओ. सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1. सिमिलरली इन ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी 10R, 10R कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस. फिर से परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी है सेम, एंड द बेस इज ए आई. परपेंडिकुलर बाय बेस. नाउ 10I बाई 10R कितना आ जाएगा, 10I बाय 10R विच इज नथिंग बट साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है. सो इसको डिवाइड करेंगे, 10R कितना है, ए बी डिवाइडेड बाय ए ओ डिवाइडेड बाय ए बी बाय ए आई. ना इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए ओ इंटू ए आई बाय ए बी. ए बी गया कैंसिल, कितना मिला, ए आई बाय ए ओ, दैट इज साइन आई बाय साइन आर. साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एन कहां से कहां जा रहा था, रेज 2 से 1 एंड 2 से 1, विच कैन बी रिटन एज n1 बाय n2. n2 1 को कैसे लिखते हैं, n1 बाय n2. रे कहां से जा रहा है, ये वाला मीडियम से ये वाला मीडियम में जा रहा है. सो दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. जहां से जहां जाएगा उस 2 से 1 जा रहा है, इसलिए क्या लिखा है 1. इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2. n2 1 को ऐसे लिख सकते हैं. ए आई क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ए आई, दिस इज एपरेंट डेप्थ. एडी लगा देते हैं एपरेंट डेप्थ, क्योंकि इमेज यहां दिख रहा है, ये वाला डेप्थ क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ. दिस इज एपरेंट डेप्थ. और ये पूरा नीचे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देना चाहिए था, यहाँ नहीं दिखा के उसका इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ देख रहा है, तो ये एपरेंट है, फॉल्स है. तो जो हम लोग को लगता है दैट इज ए डी एपरेंट डेप्थ. एंड ए ओ क्या है, फ्रॉम द फिगर दिस इज द रियल डेप्थ. लेट अस से दिस इज द रियल डेप्थ. कितना दिया है हम लोगों ने, डायग्राम में क्या लिखा है, डी लिखा है. सो व्हाट वी कैन से दैट इज n1 by n2 is equal to apparent depth by real depth. Now if n1 is equal to 1, कब होगा, when medium 1 is air. n1 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा. जब ऊपर वाला मीडियम हवा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है, 1. एंड सपोज n2 जो मीडियम है वाटर का, कितना है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n है. देन व्हाट वी कैन से दैट n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1. n2 की जगह क्या लिख सकते हैं, n. और ये क्या लग जाएगा, एपरेंट डेप्थ मतलब ad, और ये रियल डेप्थ कितना आ जाएगा, t. सो वी कैन राइट इन दिस वे. नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द मेन फॉर्मूला. इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, n1 बाय n2 दैट इज n2 बाय 1. 2 से 1 में जा रहा है, रिमेंबर 1 से 2 नहीं जा रहा है. ओके, दिस इज ट्रेवलिंग, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ. उसको भी हम लोग लिख सकते हैं. नाउ लेट अस सी, और एक चीज होता है इसी चीज में, नोट कर लीजिए इसको. नेक्स्ट इज योर नॉर्मल शिफ्ट. ये शिफ्टिंग कितना हुआ, इमेज को कितना शिफ्ट किया उसने, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट अस सी वो कितना शिफ्ट किया. दैट इज नॉर्मल शिफ्ट. नॉर्मल शिफ्ट कितना किया उसने, नॉर्मल शिफ्ट. नॉर्मल शिफ्ट ये आ जाएगा वैल्यू, दैट इज आई ओ. ओके, आई ओ, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दिस विल बी शिफ्ट. इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट. कितना शिफ्ट किया इसको फाइंड आउट करते हैं. तो शिफ्टिंग कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डेप्थ क्या है, डी. तो इसको लिखेंगे डी, माइनस क्या करेंगे, ये ए डी. सो इसको ए डी से माइनस कर देते हैं, ए डी. दिस इज एपरेंट डेप्थ. नाउ दिस इज डी माइनस एपरेंट डेप्थ. यहाँ से कितना आ जाएगा, फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन से ए डी. ए डी कैन बी रिटन एज डी बाई एन. सो ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई एन लिख सकता हूँ. तो ये डी आ गया बाहर, 1 माइनस 1 बाय एन आ जाएगा. दैट इज शिफ्ट जो होगा, जो इमेज शिफ्ट करेगा, दैट शिफ्टिंग इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला
d होल्डिंग इनटू 1 माइनस 1 बाई n, और ये d क्या है, रियल डेप्थ है, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. सो वी कैन रिलेट दिस इन दिस वे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना है. इसके बाद हम लोग ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं. इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके लेट अस सी व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा. इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्रिटिकल एंगल क्या होता है. क्रिटिकल एंगल मीन्स एक पार्टिकुलर एंगल बिकॉज ऑफ विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो है कि नाम में छुपा हुआ है उसमें चीज. टोटल मतलब रिफ्लेक्शन कितना होता है, 100% रिफ्लेक्शन होता है वहां पे. ओके रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस 100%, उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, 100% एनर्जी वही रहेगा. ओके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है. नाउ व्हेनेवर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में आके गिरता है, सपोज कोई भी चीज में लाइट आके अगर गिरता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट एक रे आया यहाँ पे गिरा, तो इसमें 3 चीज होता है. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है ट्रांसमिशन. एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, वन इज ट्रांसमिशन. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा और एक इस तरफ चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन. एंड दिस इज ट्रांसमिशन हो रहा है और कुछ एनर्जी खा जाएगा इस ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब. तीनों का जो एडिशन होता है RAT, तीनों का एडिशन कितना होता है, 100% होता है एनर्जी. मतलब सपोज इसमें रे आके गिरा, रिफ्लेक्शन हुआ, सपोज 80% रे रिफ्लेक्शन हो गया, 10% एब्जॉर्ब हो गया. ये कितना हुआ, 80% रिफ्लेक्शन हो गया, 10% एब्जॉर्प्शन आ गया, तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 10 90%. तो 10% क्या होना चाहिए, 10% शुड बी ट्रांसमिट होना चाहिए. दैट शुड बी ट्रांसमिशन. तो हमेशा क्या होता है, जब भी रे किसी भी चीज में गिरता है तो ये तीनों चीज होता है, वन इज रिफ्लेक्शन एंड वन इज एब्जॉर्प्शन एंड वन इज ट्रांसमिशन. तीनों का समेशन कितना होना चाहिए, 100%. तो अभी हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं और इसमें समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला चीज यहाँ पे हम लोग समझेंगे. नाउ व्हाट इज क्रिटिकल एंगल. whenever ray of light travels from denser medium to rarer medium, whenever light travels from denser medium to rarer medium, refracted ray whenever light travels from denser medium to rarer medium, the refracted ray is 90 degree for a particular angle of incidence. That angle is called critical angle. That angle कौन सा angle? That angle of incidence. That angle of incidence is called critical angle. Is called critical angle. इसको समझते हैं by a drawing. Suppose एक ray है, ये rarer medium है and this is denser. रेयरर से डेंसर एक रे जा रहा है. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे गया, इसको नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. नॉर्मल के बाद हम लोग देखते हैं. सपोज एक रे गया ऐसे, ठीक है, ये पार्टिकुलर एक एंगल है, इसको हम लोग बोलेंगे IC, क्रिटिकल एंगल. तो ये क्या होना था, इस तरफ बैंड करना था ऐसे ऐसे से. तो एक पार्टिकुलर एंगल होगा जिसके चलते ये क्या करेगा, बैंड कितना हो जाएगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा कितना, 90 डिग्री.
ये जो एंगल है जिसके चलते रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 90 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो इसका सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है या n2 है, क्योंकि ये मीडियम 2 है, ये क्या है n1 है बिकॉज मीडियम 1 है। तो अगर हम लोग इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस या IC लगाएंगे IC इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका n2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ये तो रिफ्रैक्शन हो गया, और n2 के जगह क्या लिखेंगे n1। क्या लगाया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही लिखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन IC इंटू n2 इक्वल टू ये साइन कितना आ जाएगा n1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं साइन ऑफ IC या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं n1 बाय n2, n1 बाय n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन ऑफ IC। n1 बाय n2 क्या था n2 से 1 होता है, या इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा n2 बाय n1, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ IC, और n2 बाय n1 की हुई क्या बोलते हैं 1 से 2, सो 1 डिवाइडेड बाय साइन IC। ये होने से ऐसा हो जाएगा अगर n2 से 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ IC आ जाएगा, डिपेंड करेगा। जनरली ये दिस इज गिवन इन योर NCERT बुक, इसको लिखा जाता है इन दिस वे। रिमीडियम सेकेंड से यहाँ जा रहा है, सो 1/2 आ गया यहाँ से फॉर्मूला के थ्रू इक्वेंसी, तो ये साइन C हो जाएगा, लेकिन बुक में ऐसा दिया हुआ है, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। सो क्रिटिकल एंगल क्योंकि 1/2 को ही क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द नेक्स्ट मीडियम। यहाँ पे क्या हो रहा है डेंसर से रियरर जा रहा है, ये कब होगा जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में जाता है तभी क्रिटिकल एंगल आता है ना। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कहाँ है, इसका एप्लीकेशन होता है, दिस इज अप्लाइड इन योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेट अस सी नाउ। Next is your total internal reflection। ना इसमें वर्ड में छुपा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 100%, मतलब एब्जॉर्प्शन जो था और ट्रांसमिशन था वो कितना परसेंट हो जाएगा 0। 100% रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज ए मीडियम एंड दिस इज योर नॉर्मल, एक नॉर्मल है, ये क्या है रेयरर मीडियम, और ये क्या है डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लेट अस से दिस इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज ये रे 1 था, पहला रे, वो क्या करेगा रिफ्लेक्ट होके जाएगा इस तरफ, सो 1 डैश बोल देते हैं इसके लिए, ओके। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, 1 के लिए 1 लिखा है 1 डैश। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रे आ गया ये 2 वाला, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया 2 डैश। एक आ गया ये वाला 3 के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 3 डैश। इससे बड़ा हो गया 4, वो कहाँ जाएगा रिफ्लेक्ट होने के लिए जगह ही नहीं बचा, वो वापस इसी में आ जाएगा 4, तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम में था उसी मीडियम में आ गया वापस, और नेक्स्ट वाला मीडियम में नहीं गया। कब होगा व्हेनेवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओके। जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है व्हेनेवर, ओके। इसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज पहला कंडीशन क्या है, लाइट शुड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट should always travel from denser medium to rarer medium. Next, number 2,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than, remember critical angle, क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. और उसके लिए क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोगों ने और एक ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज इसके लिए एक टेबल है, ओके. ग्लास के लिए, मिरर के लिए रिफ्रैक्टिव, ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू फिक्स होता है. जैसे मटेरियल होता है यहाँ, दिस इज मटेरियल, इस तरफ आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है और इस तरफ आता है, सपोज एक टेबल बना लेते हैं, क्रिटिकल एंगल, दिस इज क्रिटिकल एंगल. इसका वैल्यूज अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग आता है. यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट. इसका टेबल में लिख देता हूं. सो फॉर दिस यू विल गेट, फर्स्ट वन इज वाटर. वाटर के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है, 1.33 एंड दिस इज 48.75 डिग्री. क्राउन ग्लास, फॉर क्राउन ग्लास इट इज 1.52 एंड क्रिटिकल एंगल इज 41.14 डिग्री. दिस इज डेंस फ्लिंट ग्लास. डेंस फ्लिंट ग्लास के लिए कितना आता है, 1.62 और इसके लिए कितना आता है, 37.31 डिग्री. एंड डायमंड के लिए कितना होता है, ये 2.42 और इसका वैल्यू होता है 24.41 डिग्री. ये क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है. ये मटेरियल है, वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, क्रिटिकल एंगल इतना होता है. मतलब अगर वाटर में इंसिडेंट रे 48 डिग्री से ज़्यादा करके जाएगा, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वाटर के अंदर अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 से ज़्यादा हो गया तो वाटर से बाहर रे ऑफ लाइट नहीं जा सकता, वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा. सिमिलरली क्राउन ग्लास के लिए इतना होता है, फ्लिंट ग्लास के लिए इतना होता है. डायमंड के लिए कौन से क्रिटिकल एंगल इज वेरी लेस. तो डायमंड में क्या होता है, कोई भी एंगल अगर 24 से ज़्यादा एंगल बना के वो घुस गया डायमंड के अंदर, तो वो जो रे है उसी के अंदर घूमता रहेगा और वापस नहीं आ पाता है. जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.1 से कम होगा तभी क्या हो जाएगा, वो बाहर आ सकता है, ओके. अदरवाइज वो ट्रैप हो जाता है इस डायमंड के अंदर. एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द डायमंड, ये डायमंड है. सपोज एक रे इसमें एंटर किया ऐसा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाया, लेट अस से दिस एंगल इज 25 डिग्री. तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ओके. इसको बता देते हैं, यहाँ पे बताता हूँ. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंटर किया, फिर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ये जा रहा है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर है, तो ये थोड़ा बैंड होके यहाँ आ गया. सपोज यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल. नाउ दिस एंगल इज सपोज 25 डिग्री. इससे क्या है, बड़ा है. अभी ये रे कहाँ जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, क्यों, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है. तो ये रे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इसमें आ जाएगा. क्या हो जाएगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. फिर से अगर ये यहाँ पे आ जाएगा, सपोज यहाँ आ गया ऐसा, इस पॉइंट में एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज कितना है, सपोज 30 डिग्री है. 30 डिग्री होने से क्या हो जाएगा, फिर से वो वापस नहीं जा पाएगा, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ आ गया, फिर से अंदर में घूमता रहेगा रे. और ये डायमंड क्या दिखता है, डायमंड ब्राइट दिखता है, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते डायमंड ब्राइट दिखता है, ठीक है. और इसका एप्लीकेशन है मिराज फॉर्मेशन. जैसे हम लोग को डेजर्ट में ट्री वगैरह दिखाई देता है, ठीक है, ये मिराज फॉर्मेशन है. एंट्रेंस में क्वेश्चन तो उतना नहीं आता है. सो ये डायमंड हो गया, ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए, ये सब क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसको प्रिज्म के केस में हम लोग कैसे देख सकते हैं. सपोज एक प्रिज्म है मेरा, लेट अस सी, सपोज एक प्रिज्म ही है, एक रे एंटर किया इन दिस वे, दिस इज 90 डिग्री. ये रे एंटर किया ऐसा,
तो इसके ऊपर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अगर ये आई, इसका एंगल कितना है, ये अगर 90 है, इसको वी कैन सो दिस इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। नाउ क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, यू कैन सी क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास दोनों का क्रिटिकल एंगल कितना है 41.14 एंड 37.31, मतलब ये 45 होगा कब, जब ये 90 डिग्री होता है। ये दोनों मिला के क्या होता है ना, ये 45 है, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाहर नहीं आ पाएगा वो रे ऑफ लाइट। ये ग्लास है ना, ग्लास से तो बाहर आना चाहिए था, नहीं आ पाता है, क्यों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस पॉइंट में क्या आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये रे इस तरफ बेंड हो जाएगा, ऐसे ये घूम जाएगा इस तरफ। फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अगर इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ ये भी क्या हो जाएगा 45 जैसा हो जाएगा, और ये वापस इसी मीडियम में चला जाएगा, अभी घूम के इसी मीडियम में चला जाएगा। नॉर्मल अगर इंसिडेंट है उसी वापस मीडियम में चला जाएगा। ये प्रिज्म के केसेस में होता है। क्या हो रहा है, इन दोनों जगह में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी वन क्वेश्चन। जितना थ्योरी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन यू कैन सी इन योर बुक, एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द पार्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो फ्रॉम योर बुक लेट अस सी कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को डायग्राम में क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस, ओके, ये दिया हुआ है थीटा, और हम लोग को ये म्यू दिया हुआ है, म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें करेक्शन कर लेना है, दिस शुड बी 3/2, ये दिया हुआ है। और हम लोग को पूछा है फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब रिफ्लेक्शन भी होगा इस तरफ, सपोज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, मैं इसके बाद ड्रॉ करता हूँ जो कंडीशंस बोला गया है। कंडीशन में ये कि बोला गया कि जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, तो रिफ्रैक्टेड रे किस तरफ जाएगा, इस तरफ, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ जाएगा, इस तरफ, वो कितना आ जाएगा, अगर ये थीटा ये भी थीटा होता है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई इक्वल टू थीटा, आई इक्वल टू आर। ये रिफ्रैक्शन है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन, तो ये अगर थीटा है ये भी क्या हो जाएगा थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बोल दिया है, 90 डिग्री, क्वेश्चन में बोल दिया है 90 डिग्री। तो हम लोग को क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, सो फाइंड द एंगल थीटा, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया। नाउ फ्रॉम द फिगर यू कैन सी, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री। सो थीटा प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, सो थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लोग बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, आर को हम बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। नाउ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एयर, ओके, एयर के लिए कितना होता है 1, हवा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 इंटू साइन क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम कितना है 3/2, सो दिस इज 3/2 इंटू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है साइन आर। ओके, ये हम लोगों ने लिखा। आर का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, सो व्हाट वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन, आर की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, सो दिस इज cos थीटा एंड दिस इज साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 3/2, सो दिस बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है,
3/2 तो नहीं है, इसको क्या बना देते, इसको 1/cot बना देते, cot के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2. सो cot थीटा कितना हो जाएगा, सो cot थीटा कैन बी रिटन एज 2/3. सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot इनवर्स ऑफ 2/3. तो ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी में. सो यू विल गेट ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा. ओके ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 22. सी क्वेश्चन नंबर 22. What is given in question number 22? In the figure, ओके फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22. देखते हैं हम लोग, फिगर दिया हुआ है ये. So this is angle is given to be how much, 30 डिग्री. इस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, कितना दिया हुआ है, 2. तो पूछा गया, ये डायग्राम में दिया गया है. दिस इज गिवन इन द डायग्राम. दिस इज ए, ओके, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द गिवन फिगर BC of the glass slab is silver. A ray of light incident on the face AB and emerges out of CD. Find the angle of emergence. ये रे जाएगा अंदर, रिफ्लेक्ट होके बाहर जाएगा. एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा है, कितना हो जाएगा. लेट अस से ये रे गया इधर, इसको टच किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा. दिस विल बी द नॉर्मल. ओके, अगर ये नॉर्मल आ जाएगा, दिस इज 30, तो ये भी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री. ये कितना है, 90 डिग्री. तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस बिकम्स 90 - 30. सो ये क्या बन जाएगा, 90 - 30, ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री. ओके, और इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये एंगल आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा. फिर से ये क्या है, डेंसर मीडियम, ये क्या है, रेयर मीडियम, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये सपोज एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ई कितना है वो पूछा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, दिस इज दे हैव आस्क्ड. ओके, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री. सो दिस इज 90 + 30, 120. 180 से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री. तो सिमिलरली अगर ये 60 है, ये भी कितना आ जाएगा, 60. तो ये कितना आ जाएगा. ओके, हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस पता नहीं है, ये 90 है. ओके, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. नॉर्मल के साथ कितना कर रहा है, ये एंगल निकालना है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल. सो नॉर्मल के साथ कितना एंगल करेगा. सो दिस इज द नॉर्मल, इट विल मूव अवे फ्रॉम दैट, इट विल मूव, कहाँ था, ये डेंसर से रियरर आ रहा है. डेंसर से रियरर आएगा तो रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अच्छा, अवे जाएगा ये, सो इट विल मूव अवे इन दिस वे. ओके, ये आ जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस ई. उससे मैं उल्टा ड्रॉ कर दिया था क्योंकि ये नॉर्मल है. ये डेंसर मीडियम में, ये क्या है, रियरर है. तो डेंसर से रियरर आता है, क्या करता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, ना ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना कुछ करके. ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, इसका एडिशन कितना होना चाहिए, 180. 180 से 90, 90 - 30, ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री. और ये एंगल ऑफ ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. कुछ करना नहीं था. ऑप्शंस कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा 22 के लिए. सो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है. और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यू कैन सी वन अनदर क्वेश्चन. So, okay, what is given here, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है इन पेज नंबर 235. यू कैन सी दैट क्वेश्चन. उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हम लोगों ने जो यूज किया, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज रियल डेप्थ. रियल
डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। जो एग्जांपल्स दिया हुआ है उसको ट्राई कीजिएगा। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू नेक्स्ट थ्योरीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन थ्रू हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज योर लेंसेज। स्पेरिकल लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल surfaces we are going to continue in the next class. Okay.